हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गैलेक्सी ऑफ ज्योमेट्रिक्स। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में बेसिक देखा था कि सिग्नल स्ट्रक्चर क्या होता है जीपीएस का। उसके अंदर हमने दो चीज़ें देखी थी कि एक तो हमारे पास एफएमएस डेटा को कंटेन करता है और जो कोडिंग और फ्रिक्वेंसी रहता है वो हमारे पास डिस्टेंस कैलकुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है। और हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि जो जीपीएस के सेगमेंट्स थे, स्पेस सेगमेंट, यूजर सेगमेंट, कंट्रोल सेगमेंट, उनके बारे में देखा था। आज हम जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हैं जो जीपीएस ऑपरेशन में यूज होती हैं उनके बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जीपीएस सिग्नल स्ट्रक्चर। जैसे कि हमने देखा है कि जो सैटेलाइट होते हैं वो कंटिन्यूसली ट्रांसमिट करती रहती हैं हमारे पास रेडियो सिग्नल को। ठीक है। और उसके अंदर दो कोड होते हैं, क्योंकि सिग्नल स्ट्रक्चर जो भी होता है हमारे पास, सिग्नल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, दो कोड होते हैं, दो फ्रिक्वेंसी पे जो ट्रेवल करते हैं, और एक हमारे पास नेविगेशन मैसेज होता है। ठीक है। तो उनके बारे में देखेंगे। अब ये जो दो कोड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक सी बाई ए कोर्स एक्विजिशन कोड होता है, दूसरा हमारे पास पी कोड हो सकता है हमारे पास। ठीक है। ये जो कोड होते हैं वो हमारे पास बाइनरी डिजिट्स के होते हैं। बाइनरी डिजिट मतलब 0 और 1 के फॉर्म में रहते हैं हमारे पास। ठीक है। और बिट्स और चिप्स जिसको हम कहते हैं हमारे पास, इसको जो कोड रहते हैं हमारे पास सिग्नल स्ट्रक्चर के अंदर, वो हमारे पास सूडो रैंडम नॉइज कहलाते हैं हमारे पास। पीआरएन कोड्स होते हैं, क्योंकि ये रैंडम या फिर नॉइज लाइक सिग्नल्स होते हैं। कुछ ना कुछ जो एरर होता है वो इसके अंदर प्रेजेंट रहता है हमारे पास। द कोड्स आर जनरेटेड यूजिंग ए मैथमेटिकल एल्गोरिथम। ठीक है। अब जैसे सी बाई ए कोड के बारे में देखते हैं, ये हर एक जीपीएस रिसीवर जो है उसको डिकोड कर सकता है हमारे पास, रिसीव कर सकता है। और ये हमारे पास सिविलियन पर्पज के लिए भी होता है। तो सी बाई ए कोड इज ए टाइप ऑफ सिग्नल दैट जीपीएस यूनिट्स रिसीव। सी बाई ए कोड इज सेंट ऑन द L1 बैंड और एट अ फ्रिक्वेंसी ऑफ 1575.42 मेगाहर्ट्ज। ठीक है। तो ये जो सी बाई कोड है सिर्फ L1 फ्रिक्वेंसी पे सेंट होता है हमारे पास, ये ट्रेवल करता है। और जो पी कोड है वो हमारे पास दोनों फ्रिक्वेंसी पे करेगा, अभी हम देखेंगे आगे। तो सी बाई कोड के फीचर के बारे में देखते हैं कि सी बाई कोड जो है वो हमारे पास L1 फ्रिक्वेंसी, L1 बैंड की फ्रिक्वेंसी पे ट्रेवल करता है। ठीक है। तो सी बाई ब्रॉडकास्ट आर नोन एज द स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस। अब हमने दो पोजिशनिंग सर्विस भी देखेंगे, एक एसपीएस एक पीपीएस। तो सी बाई कोड जो है वो हमारे पास एसपीएस प्रोवाइड करता है, स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस, जो कि सिविलियन पर्पज के लिए भी रहता है हमारे पास। ठीक है। जो पी कोड होता है वो हाईली एक्यूरेट रहता है और डिफेंस पर्पज के लिए रहता है हमारे पास। ठीक है। इट इज इजियर फॉर यूएस मिलिट्री फोर्सेज टू जैम एंड स्पूफ सी बाई कोड। अब आप देख सकते हो कि सी बाई कोड जो है वो सिविल जो रिसीवर्स होते हैं वो हमारे पास इसको डिकोड कर सकते हैं। तो आपने ये हमने जो पहली चीज देखी थी, सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी देखा था, वो था कि इंटेंशनली जो भी टाइमिंग इन्फॉर्मेशन रहती है, जो एक्यूरेसी रहती है, उसको डिग्रेड किया जाता है हमारे पास। तो वो यूएस डिफेंस क्या करता है, जैम या स्पूफ कर सकता है सी बाई कोड को। एडवांटेज क्या है हमारे पास सी बाई कोड का, ये हमारे पास क्विकर होती है, जल्दी होता है हमारे पास। ठीक है। और फॉर एक्वायरिंग सैटेलाइट डेटा एंड गेटिंग एन इनिशियल पोजिशन फिक्स्ड, तो फास्टर रहता है हमारे पास। सी बाई कोड इज लेस एक्यूरेट देन पी कोड। तो जितनी भी पॉइंट्स हैं इसमें आप पॉइंट वाइज बना सकते हो कि सी बाई कोड के फीचर्स क्या है हमारे पास। ठीक है। इसमें पैराग्राफ में लिखा है, बट आप पॉइंट वाइज बना लीजिए जिससे कि आपको इजीली रहे हमारे पास। तो सी बाई कोड इज ए स्ट्रीम ऑफ 1023 बाइनरी डिजिट्स, मतलब कि 1023 इसमें जीरोज और वंस रहते हैं हमारे पास इस सिग्नल स्ट्रक्चर में, डेट रिपीट्स इटसेल्फ एवरी मिली सेकेंड। दिस मीन्स दैट द चिपिंग रेट ऑफ सी बाई ए कोड is 1.023 Mbps. In other words, the duration of one bit is approximately 1 microsecond or equivalently 300 मीटर। ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है इसकी स्पीड जो वो होती है सी बाई कोड की, वो 1.023 Mbps रहती है हमारे पास। तो आप जब बनाओगे नोट्स अपने, सी बाई कोड और पी कोड के कंपैरिजन टेबल बनाना है जिससे कि आपको इजी रहे याद करने में। तो पी कोड के बारे में समझते हैं। पी कोड जैसे हमें पता है कि हाईली प्रिसाइज लोकेशन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो ये हमारे पास क्या पीपीएस सर्विस प्रोवाइड करता है, प्रिसाइज पोजिशनिंग सर्विस। द पी कोड इज डिफिकल्ट टू जैम एंड स्पूफ। ठीक है। तो इसकी एक्यूरेसी हाई होती है। और यूएस मिलिट्री इज द प्राइमरी यूजर ऑफ पी कोड ट्रांसमिशन एंड इट यूज एन एनक्रिप्टेड फॉर्म ऑफ डेटा नोन एज वाई कोड सो दैट ओनली स्पेशल रिसीवर्स, ये चीज आपको ध्यान देनी है कि पी कोड को डिकोड करने के लिए क्या स्पेशल रिसीवर की जरूरत पड़ती है। ठीक है। कैन एक्सेस द इंफॉर्मेशन। द पी कोड सिग्नल इज ब्रॉडकास्टेड ऑन बोथ L1 एंड L2 बैंड। L1 बैंड कितना है 1575.42 मेगाहर्ट्ज, और L2 बैंड जो होता है वो 27.6 मेगाहर्ट्ज होता है। ठीक है। तो ये जो पी कोड है वो दोनों फ्रिक्वेंसी पे ब्रॉडकास्ट हो सकता है। टू मिलिट्री कोड्स
M code are now available on L1 and L2 frequency. P code broadcast as known as precise positioning service PPS प्रोवाइड करता है हमारे पास, अबाउट विच यू विल रीड इन द नेक्स्ट सेक्शन. अभी हम देखेंगे SPS और PPS के बारे में. इट टेक्स P code to repeat itself in 266 days by its rate of 10.23 Mbps. वहाँ पर C/A कोड का जो चिपिंग रेट था कितना था 1.023 Mbps, और इसका जो रहता है वो हमारे पास कितना रहता है 10.23 Mbps, मतलब 10 टाइम्स ग्रेटर रहता है हमारे पास. The 266 day long code is divided into 38 segments. Each one is 1 week long. ठीक है. Of these 32 segments are assigned to various GPS satellites. That is, each satellite transmits a unique 1 week segment of the P code, which is initialized every Saturday, Sunday, midnight crossing. The remaining 6 segments are reserved for other users. ठीक है. तो जो 38 segments है उसमें से 32 हमारे पास काम करते हैं और 6 हमारे पास क्या रिजर्व के लिए रहते हैं हमारे पास. द पी कोड इज डिजाइंड प्राइमरली फॉर मिलिट्री पर्पजेज, क्योंकि एक्यूरेसी अचीव रहती है तो इसका जो प्राइमरली डिजाइन था वो मिलिट्री पर्पज के लिए था. लेकिन ये क्या जो पी कोड है वो सभी यूजर्स के लिए अवेलेबल है, और जो एनक्रिप्टेड रहता है बाय एडिंग इट एंड अननोन डब्ल्यू कोड, जैसे कि हमारे पास हाईली एक्यूरेसी मिले और हर कोई इसको स्पूफ या जैम ना कर सके हमारे पास. तो उसमें एक क्या डब्ल्यू कोड जो अननोन रहता है वो एडेड रहता है पी कोड के अंदर, एनक्रिप्टेड रहता है. ठीक है. दिस एनक्रिप्शन इज नोन एज एंटी स्पूफिंग, जिससे कि ये इजीली जो है वो जैम और स्पूफ नहीं हो सके हमारे पास. ठीक है. उसके लिए हमारे पास किस चीज़ की डब्ल्यू कोड जो है वो एनक्रिप्टेड रहता है पी कोड के अंदर. अब डिफरेंस देख लेते हैं. डिफरेंस सिंपल है कि जो C/A कोड है और पी कोड है हमारे पास. ठीक है. तो C/A कोड एक तो L1 फ्रिक्वेंसी पे ब्रॉडकास्ट करता है, ये L1 और L2 फ्रिक्वेंसी पे करता है. ऊपर से ये SPS सर्विस प्रोवाइड करता है, ये PPS सर्विस प्रोवाइड करता है हमारे पास. ठीक है. ये हमारे पास जैम और स्पूफ हो सकता है हमारे पास, जिसके अंदर हम सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी देखते हैं, और ये हमारे पास एंटी स्पूफिंग होता है हमारे पास. ठीक है. उसके अलावा हमारे पास ये C/A कोड जो है वो सभी यूजर्स के लिए रहता है. सभी रिसीवर जो है वो ऑल रिसीवर्स जो है वो इसको डिकोड कर सकते हैं, और ये जो है हमारे पास कुछ स्पेशल रिसीवर की ज़रूरत पड़ती है इसको डिकोड करने के लिए. उसके अलावा इसमें डब्ल्यू कोड रहता है एनक्रिप्टेड, जिससे कि आप एंटी स्पूफिंग बनाता है इसको. और ये जो पी कोड है वो प्राइमरली मिलिट्री पर्पज़ के लिए था. C/A कोड हमारे पास सिविलियन पर्पज़ के लिए. ठीक है. तो लेट अस रीड अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन C/A कोड एंड पी कोड. प्रेजेंटली द C/A कोड इज modulated onto the L1 carrier only, while the P code is modulated onto both L1 and L2 carriers. This modulation of P code is known as बाईफेज मॉड्यूलेशन. तो जो दोनों कैरियर फ्रिक्वेंसीज पे ब्रॉडकास्ट होती है, मॉड्यूलेट करती है, वो हमारे पास क्या है बाईफेज मॉड्यूलेशन कहलाता है. बिकॉज द कैरियर फेज इज शिफ्टेड बाई 180 डिग्री व्हेन द कोड वैल्यू चेंजेस फ्रॉम 0 to 1 एंड फ्रॉम 1 to 0. तो जब जो कोडिंग होती है 0-1 के फॉर्म में रहती है, जब 0 से 1 या फिर 1 to 0 रहता है तो 180 डिग्री चेंज हो जाता है, तो वो बाईफेज मॉड्यूलेशन हो जाता है किसका पी कोड का. ईच सैटेलाइट इज असाइंड टू ए यूनिक C/A कोड which enable the GPS receiver to identify the satellite transmitting that particular code. तो आपको याद रखना है कि C/A कोड जो है वो सभी रिसीवर के द्वारा डिकोड किया जा सकता है हमारे पास. ठीक है. एंटी स्पूफिंग क्या है? इज ए मैकेनिज्म इंटरनेट टू डिफीट डिसेप्शन जैमिंग थ्रू एनक्रिप्शन ऑफ ए मिलिट्री सिग्नल्स. इट इज सिमिलर टू सिलेक्टिव अवेलेबिलिटी इन that its intention is to deny civilian and hostile powers access to the P code part of the GPS signal. तो स्पेशल रिसीवर जो है वही हमारे पास पी कोड को डिकोड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं हमारे पास. तो जो सभी यूजर रिसीवर नहीं करते वो एंटी स्पूफिंग, क्योंकि उसमें एनक्रिप्शन रहता है डब्ल्यू कोड का. ठीक है. सीडो रैंडम नॉइज PRN कोड होते हैं हमारे पास. जितने भी C/A कोड या फिर पी कोड जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं PRN होते हैं हमारे पास. सूडो रैंडम नॉइज होते हैं इज एनी ग्रुप ऑफ बाइनरी सीक्वेंस दैट अपीयर टू बी रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक नॉइज but which can be exactly distributed. Jam and spoof means to broadcast false signal to mislead the receiver. तो C/A कोड में मतलब हम जैम एंड स्पूफ कर सकते हैं, जिससे कि वो जो अल्टर होता है हमारे पास कुछ चेंज जो है वो टाइमिंग इन्फॉर्मेशन को कर देते हैं. ठीक है. जिससे कि हमारे पास एक्यूरेसी डाउन हो जाती है हमारे पास. और आप देख सकते हो C/A कोड इज लेस प्रिसाइज एज कम्पेयर टू पी कोड. C/A कोड इज लेस कॉम्प्लेक्स एंड इज अवेलेबल टू ऑल यूजर्स. ठीक है. तो ये हम डिफरेंस देख रहे हैं C/A कोड की और पी कोड की.
द P code is a very long sequence of binary digits that repeats itself after 266 days. It is also 10 times faster than the CYA code. तो हमने देखा था कि 1.023 किसका था, CYA कोड का था, और 10.23 MBPS किसका, P कोड का होता है हमारे पास चिपिंग रेट, ठीक है। तो ये हमारे पास कोडिंग था। अब सिग्नल स्ट्रक्चर के अंदर नेविगेशन मैसेज भी होता है। नेविगेशन मैसेज क्या है हमारे पास, इज द डेटा स्ट्रीम टू बोथ L1 एंड L2 कैरियर्स एज बाइनरी बाइफेज मॉड्यूलेशन। तो ये जो नेविगेशन मैसेज होता है वो क्या इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, जैसे हमने पहले भी देखा था कि ये जीपीएस सैटेलाइट्स के एफएमआरएस डेटा को कैरी करता है। इसका मतलब टाइमिंग इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, ठीक है। तो जो नेविगेशन मैसेज होता है along with the other information contains the coordinates of GPS satellites as a function of time. The satellite health status, satellite clock correction, अगर कोई भी करेक्शन है, क्योंकि यही टाइमिंग करेक्शन है जो 4 सैटेलाइट की रिक्वायरमेंट को मांगता है, ठीक है। The satellite almanac data and atmospheric data. Each satellite transmits its own navigation message with information on the other satellites such as approximately location and health status. तो हर एक नेविगेशन मैसेज के अंदर आपको हर एक सैटेलाइट की हेल्थ स्टेटस, उसका कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ द टाइम पीरियड, उसके टाइम करेक्शन फैक्टर, वो सारी चीज़ें आपको उस नेविगेशन मैसेज जो कि सिग्नल के अंदर अवेलेबल रहता है वो मिलता है हमारे पास रिसीवर को, और वो फिर उसको डिकोड करके अपना डिस्टेंस कैलकुलेट करता है और फिर अपनी पोजीशन कैलकुलेट करता है, ठीक है। तो ये नेविगेशन मैसेज हो गया। तीसरी चीज़ थी हमारे पास फ्रीक्वेंसी। 2 फ्रीक्वेंसी होती हैं, L1 और L2। इनका फ्रीक्वेंसी का रेंज क्या है हमारे पास, 1575.42 मेगाहर्ट्ज और 1227.6 मेगाहर्ट्ज। और जैसा हमें पता है कि पी कोड जो है वो दोनों फ्रीक्वेंसी पे ब्रॉडकास्ट करता है, और CYA कोड जो है वो सिर्फ L1 फ्रीक्वेंसी पे ब्रॉडकास्ट होता है, ठीक है। अब जैसे जीपीएस जो पोजिशनिंग सर्विस है, 2 पोजिशनिंग सर्विस हमने देखी, PPS और SPS। तो CYA कोड से हमारे पास SPS मिलती है, स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस, और PPS जो मिलती है वो हमारे पास प्रिसाइज पोजिशनिंग सर्विस मिलती है। और ये जो PPS है वो हमारे पास हाईली एक्यूरेट रहती है, और जनरली जो होती है वो मिलिट्री या फिर डिफेंस पर्पज के लिए रहती है वहाँ पर। तो आप देख सकते हो कि PPS इज प्राइमरली इंटेंडेड फॉर मिलिट्री एंड सेलेक्टेड गवर्नमेंट एजेंसी यूजर्स। लेकिन क्या सिविलियन को भी इसको परमिट किया गया है हमारे पास विद स्पेशल अप्रूवल ऑफ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, क्योंकि इसके लिए क्या स्पेशल रिसीवर्स की भी जरूरत पड़ती है हमारे पास, ठीक है। तो आपको क्या अप्रूवल लेना पड़ेगा अगर आपको हाईली एक्यूरेट रिसीवर का यूज करना है हमारे पास, ठीक है। It is the most precise autonomous positioning and timing service. It uses one of the transmitter GPS codes, जो कि हमारे पास P कोड होता है, which is accessible to authorized users only हमारे पास, क्योंकि इसमें क्या सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी नहीं रहता हमारे पास, तो एक्यूरेसी ज़्यादा रहती है हमारे पास, और ये जैम और स्पूफ भी नहीं हो सकता हमारे पास, ठीक है। तो सेफ रहता है हमारे पास। लेकिन SPS क्या सभी के लिए अवेलेबल है हमारे पास, जो कि लेस प्रिसाइज देन द PPS। SPS इज अवेलेबल टू ऑल यूजर्स वर्ल्ड वाइड फ्री ऑफ डायरेक्ट चार्जेस। तो फ्री नहीं है आपका, डायरेक्ट चार्जेस आपके फ्री हैं, कि अगर आपके फ़ोन में रिसीवर है तो आप उसको यूज कर सकते हो GPS को, लेकिन इनडायरेक्ट चार्जेस रहते हैं। जैसे आपको फ़ोन में GPS मिल रहा है तो उसका कुछ ना कुछ कॉस्ट आपको ऑलरेडी उसमें लगा हुआ है, बट उसको यूज करने का जो है वो कोई चार्ज नहीं लगता हमारे पास। तो डायरेक्ट चार्जेस फ्री रहते हैं हमारे पास SPS। अगर PPS करना है तो आपको स्पेशल परमिशन चाहिए और स्पेशल रिसीवर की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन SPS यूजेज। इट यूजेज द सेकेंड ट्रांसमीटर GPS कोड नोन एज द CYA कोड, विच इज़ अवेलेबल फ्रीली फ्री ऑफ चार्ज टू ऑल यूजर्स वर्ल्ड वाइड, ऑथराइज एंड अनऑथराइज। तो सभी के लिए हमारे पास SPS अवेलेबल है। दिस वाज अचीव्ड अंडर द इफेक्ट ऑफ सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी। तो ये हम बार बार समझ रहे हैं, और सिंपल सी चीज़ें एक बार आपको समझ में आ जानी चाहिए कि सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी जो है वो CYA कोड मतलब SPS प्रोवाइड करता है हमारे पास, ठीक है, जो कि जानबूझ के इंटेंशनली एक्यूरेसी को डाउन किया जाता है हमारे पास, ठीक है। स्यूडो रेंज मेजरमेंट्स है हमारे पास, जैसे डिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं GPS रिसीवर और सैटेलाइट के बीच में, उस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। रेंज और डिस्टेंस सेम होता है हमारे पास, तो रिसीवर और सैटेलाइट के बीच के डिस्टेंस को स्यूडो रेंज कहते हैं हमारे पास। जैसे स्यूडो रैंडम कोड्स थे हमारे पास, और इसको जो डिस्टेंस को क्या कहते हैं हम स्यूडो रेंजेस कहते हैं हमारे पास, ठीक है। क्योंकि अगर हम देखें कि ये जो डिस्टेंस है वो किस किस के बीच में हमारे पास, रिसीवर जो है वो हमारे पास वो उस पॉइंट के ऊपर रखा हुआ है जिसकी हमें पोजीशनिंग चाहिए, XYZ चाहिए हमारे पास, ठीक है, 3D पोजीशनिंग चाहिए। लेकिन ये जो डिस्टेंस कैलकुलेट हो रहा है वो रिसीवर के सैटेलाइट का जो एंटीना है, रिसीवर का एंटीना, और हमारे पास क्या जो सैटेलाइट का एंटीना है हमारे पास,
जहाँ पे सेंसर लगे हुए हैं, ठीक है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट हो रहा है, जो रेंज है हमारे पास, ठीक है। बट हमें पोजीशन एक्स वाई जेड की चाहिए, तो ये एक तरीके से देखा जाए तो सूडो रेंज है हमारे पास, ठीक है। होनी है हमारे पास इस पॉइंट और इसके बीच का, जिससे कि लोकेशन एक्स वाई जेड जो है वो एक्यूरेट निकले। बट ये जो सूडो रेंज रहती है वो हमारे पास किस किस के बीच का डिस्टेंस है, जनरली जीपीएस रिसीवर और जीपीएस सैटेलाइट के एंटीना के बीच का डिस्टेंस है हमारे पास, ठीक है। द रेंजेस फ्रॉम द रिसीवर टू द सैटेलाइट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द पोजीशन कंप्यूटेशन। ये जब हम प्रिंसिपल ऑपरेशन का फॉर्मूला देखेंगे, x1 y1 z1 और डिफरेंट डिफरेंट सैटेलाइट्स की ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, अपने एक्स वाई जेड जो अननोन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए कैसे यूज होते हैं, वो वहाँ पे हमारे पास d1 d2 डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे पास मिनिमम 4 सैटेलाइट चाहिए, तो आपको 4 डिस्टेंस भी चाहिए, ठीक है। तो ये जो दोनों कोड्स हैं हमारे पास, पी कोड और सी बाई कोड, वो हमारे पास सूडो रेंज या डिस्टेंस निकालने के लिए यूज किए जा सकते हैं हमारे पास। करियर फेज मेजरमेंट्स, इसका क्या मतलब है कि इससे भी हम जीपीएस रेंज निकालते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो डिस्टेंस है हमारे पास सैटेलाइट और रिसीवर के बीच में, उसको हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ करियर फेज मेजरमेंट टेक्निक के हिसाब से। क्योंकि जो रेंज है, डिस्टेंस है, इज इक्वल टू द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ फुल साइकिल करियर साइकिल्स प्लस फ्रैक्शनल साइकिल एट द रिसीवर एंड सैटेलाइट विच इज मल्टीप्लाइड बाय द करियर वेवलेंथ। तो जो हमारे पास साइकिल होती है हमारे पास, फुल करियर साइकिल और फ्रैक्शनल साइकिल, ठीक है, उसको जब वेवलेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास क्या है, डिस्टेंस प्रोवाइड करता है हमारे पास, जो कि रेंज होती है हमारे पास सैटेलाइट और रिसीवर के बीच में। तो ये जो रेंज कैलकुलेशन है और वो जो वेलोसिटी इनटू टाइम जो सिग्नल के स्ट्रक्चर के अंदर आता है, उससे जो डिस्टेंस कैलकुलेट होता है उससे ज़्यादा एक्यूरेट रहता है अगर हम कैरियर फेज मेजरमेंट का यूज करके दोनों सैटेलाइट और रिसीवर के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, तो ठीक है। तो अगर हम कोड्स यूज कर रहे हैं जो कि टाइमिंग इन्फॉर्मेशन कैरी करता है एज कंपेरिजन टू द करियर फेज मेजरमेंट टेक्निक, तो हमारे पास कोडिंग से थोड़ी कम एक्यूरेट डिस्टेंस हमारे पास अचीव होता है हमारे पास। अभी जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि जीपीएस जो ऑपरेशन रहता है उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, वो है हमारे पास ट्राइलेट्रेशन। क्योंकि इसमें हम सैटेलाइट्स और रिसीवर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको यूज कर रहे हैं अपने पॉइंट की पोजीशन निकालने के लिए, ठीक है। तो वो जो कॉन्सेप्ट है 3 डिस्टेंस का यूज करके अपने पॉइंट की या फिर अननोन पोजीशन को निकालने के लिए, वो ट्राइलेट्रेशन कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास, ठीक है। तो GPS is based on the satellite ranging. It requires calculation of the distance between the receiver and the position of the 3 or more satellite, 4 or more if elevation is desired, and then applying simple mathematics, assuming that the positions of the satellites are known. Subsequently, the location of the receiver can be computed by determining the distance from each of the satellite to the receiver हमारे पास। GPS takes 3 or more known references and measure distances and then triangulates an additional position। तो इसमें क्या है कि आपको अगर 3D पोजीशन निकालना है तो इस पॉइंट के एक्स वाई जेड जो अननोन्स हैं, आपको मिनिमम 4 सैटेलाइट से 3D पोजीशन निकालने के लिए अपना ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा हमारे पास, ठीक है। मिनिमम 4 सैटेलाइट से आपको चाहिए होता है। तो आपको ये एज्यूम करना है कि ये डिस्टेंस तो कैलकुलेट हो जाएगा हमारे पास, या तो करियर फेज मेजरमेंट टेक्निक से कीजिए या फिर हमारे पास कोडिंग से कीजिए। बट हम ये मानते हैं कि ये जो सैटेलाइट की जो कोऑर्डिनेट्स पोजीशनिंग है हमारे पास, x1 y1 z1 मान लीजिए, इनकी जो ऑर्बिटल इन्फॉर्मेशन है जो कि किसके अंदर, सिग्नल के अंदर ही हमारे पास अवेलेबल रहती है हमारे पास, जो मॉनिटर की जाती है मास्टर कंट्रोल स्टेशन से, ठीक है। क्योंकि इनमें भी अगर थोड़ा सा भी वेरिएशन हुआ है, इसका मतलब क्या है, हमारे पास बहुत ज़्यादा इनएक्यूरेसी देखने के लिए मिलती है। तो ऐसे हर एक सैटेलाइट्स का क्या है, आपको ऑर्बिटल इन्फॉर्मेशन पता है और हमारे पास इन सैटेलाइट और रिसीवर के बीच का डिस्टेंस पता है आपको, ठीक है। तो ये जो सैटेलाइट और इनके बीच का डिस्टेंस है उसका यूज करके हम अपनी एक्स वाई जेड की पोजीशन निकालते हैं हमारे पास। और जो फोर्थ होता है वो टाइम करेक्शन फैक्टर होता है हमारे पास। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे पास, उसकी हेल्प से हमारे पास सिंपल ट्राइलेट्रेशन कॉन्सेप्ट, क्योंकि D1 D2 D3 D4 डिस्टेंस का यूज करके हम अपनी अननोन पोजीशन को कैलकुलेट कर रहे हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है, आपने पढ़ा होगा कि डिस्टेंस, अगर किसी भी दो कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो सिंपल उसके कोऑर्डिनेट्स के बीच के जो वेरिएशन है उनको कैलकुलेट करके निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास यूज।
अब इसमें आप देख सकते हो कि हमारे पास x1, y1, z1 जो कि सैटेलाइट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपको सिग्नल स्ट्रक्चर में मिल रहे हैं आपको, ठीक है, कोडिंग की हेल्प से। और आपको पता है कि नेविगेशन मैसेज इसी ऑर्बिटल इंफॉर्मेशन को कैरी करता है हमारे पास, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सैटेलाइट्स। तो x1, y1 वैल्यू पता है आपको, और ये जो d है, अगर आप एक सैटेलाइट से, तो d1 डिस्टेंस हो जाएगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच का, रिसीवर और सैटेलाइट्स के बीच का। तो आपको ये d1 निकालने के लिए वेलोसिटी ऑफ लाइट, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इनटू का टाइम। अब ये जो टाइम होता है इसमें भी करेक्शन फैक्टर लगता है डेल्टा टी। तो आप देख सकते हो एक डेल्टा टी हमारे पास वो हो गया, हमारे पास अननोन हो गया, और एक्स वाई जेड अननोन हो गया हमारे पास, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ लाइट आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो आपको 4 अननोन मिल रहे हैं एक इक्वेशन में, तो इसलिए आपको क्या मिनिमम 4 इक्वेशन चाहिए, इसलिए आपको ये जो 4 डिस्टेंसेस चाहिए होते हैं, जिसके लिए आपको मिनिमम 4 सैटेलाइट चाहिए अगर आपको एक्स वाई जेड एक्यूरेट पोजिशनिंग चाहिए, 3D पोजिशनिंग, ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अभी हम इसका फॉर्मूला भी आगे देखेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ द करंट लोकेशंस ऑफ द जीपीएस सैटेलाइट। करंट लोकेशन कैसे आपको पता चलती है, ये तो हमें मास्टर कंट्रोल स्टेशन जो अपडेट करता रहता है, ये सैटेलाइट जो है वो अपने 20,200 किलोमीटर के ऑर्बिट पे अपना रिवॉल्व करती रहती हैं, और हर एक सैटेलाइट का किस टाइम पीरियड पे क्या कोऑर्डिनेट रहेगा वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है हमारे पास, और वही सेम इन्फॉर्मेशन किस टाइम पे भेजी जाती है और उसकी लोकेशन क्या है सैटेलाइट की, वो सिग्नल के अंदर नेविगेशन मैसेज कैरी करता है हमारे पास, ठीक है। तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस कैन प्रिडिक्ट द पाथ ऑफ द सैटेलाइट वर्सेस टाइम विद द ग्रेट एक्यूरेसी। फर्दर, क्योंकि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस क्यों, क्योंकि उसके पास क्या मास्टर कंट्रोल स्टेशन है, ठीक है। तो हर एक सैटेलाइट्स को ट्रैक कर सकता है और हर एक टाइम पीरियड पे उस सैटेलाइट की लोकेशन या कोऑर्डिनेट क्या होगा वो प्रिडिक्ट कर सकता है हमारे पास एक्यूरेटली। फर्दरमोर द सैटेलाइट कैन बी पीरियडिकली एडजस्टेड बाय ह्यूज लैंड बेस्ड रेडार सिस्टम्स। हमने देखा था ग्राउंड एंटीना की हेल्प से हम उनको मॉनिटर करते हैं हमारे पास, या फिर करेक्शन करते हैं। Therefore, the orbits and thus the locations of the satellites are known in advance. Today's GPS receivers store this orbit information for all of the GPS satellites in what is known as almanac data. तो ये जो almanac data है वही रिक्वायरमेंट होता है हमारे पास अपनी पोजीशन निकालने के लिए, क्योंकि ये almanac data क्या है हमारे पास, कोऑर्डिनेट इंफॉर्मेशन है सैटेलाइट्स की, ठीक है। तो इसको याद रखना, almanac data क्या होता है। Each GPS satellite continually broadcasts the almanac. Your GPS receiver will automatically collect this information and store it for future reference. The US Department of Defense constantly monitors the orbits of the satellite, looking for deviations from predicted values. तो जैसे हमें पता है कि मास्टर कंट्रोल स्टेशन मॉनिटर करता रहता है, जो मॉनिटरिंग स्टेशन होते हैं, ग्राउंड एंटीना होते हैं, उनकी हेल्प से हमारे पास हर एक सैटेलाइट का जो एक्सपेक्टेड रहता है कि यहाँ पे ऑर्बिट होना और सैटेलाइट होनी चाहिए, उसका कोऑर्डिनेट इतना होना चाहिए। अगर वो चीज़ नहीं मिलती है, हमारे पास कुछ डेविएशन देखने के लिए मिलता है, तो उसको ट्रैक किया जाता है, और हमने देखा था कि दिन में एटलीस्ट 2 बार इसको मॉनिटर किया जाता है हमारे पास सैटेलाइट्स को, ठीक है। एनी डेविएशंस कॉज्ड बाय द नेचुरल एटमॉस्फेरिक फिनोमेना सच एज ग्रेविटी आर नोन एज द एफएमआरएस एरर्स। तो जो एफएमआरएस डेटा होता है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सैटेलाइट्स, वो हमारे पास क्या एफएमआरएस डेटा कहलाता है, और उससे रिलेटेड अगर कोई एरर इंट्रोड्यूस है, उसके अंदर डेविएशन देखने के लिए मिलता है, तो वो हमारे पास क्या है एफएमआरएस एरर्स होता है हमारे पास, ठीक है। By using the information from almanac together with the ephemeris error data, the position of the GPS satellite can be very precisely determined. तो आप देख रहे हो कि almanac data क्या है कि जो करंट लोकेशन है हमारे पास जीपीएस की, सॉरी सैटेलाइट्स की, ठीक है, करंट लोकेशन, अगर उसको साथ में एफएमआरएस एरर अगर कोई है उसको इंट्रोड्यूस किया है या फिर अवेलेबल है उसके अंदर, उसको अगर करेक्ट किया है, तो हम जीपीएस की वेरी प्रिसाइज लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं हमारे पास, ठीक है। तो जीपीएस के कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन कैसे मिलते हैं वो हमें पता चल गया, डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होता है हमारे पास दोनों के बीच में वो पता चल गया, ठीक है। फिर से देखते हैं हमारे पास कि पोजीशन और जीपीएस सैटेलाइट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कैसे हम कंप्यूट करते हैं हमारे पास। हमने सिंपल सा फंडा यूज किया, एक तो करियर फेज मेजरमेंट टेक्निक का यूज कर सकते हैं हमारे पास, जो कि हाईली एक्यूरेट होता है एज कम्पेयर टू द कोड। कोड के अंदर क्या होता है, टाइमिंग इन्फॉर्मेशन रहती है। अब रेडियो सिग्नल हमारे पास ट्रांसमिट होते हैं सैटेलाइट से, तो रेडियो सिग्नल किसकी स्पीड से ट्रेवल करते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं। और इनटू का जिस टाइम पे सैटेलाइट ने सिग्नल को ट्रांसमिट किया, ठीक है, मान लीजिए T2 या T1 पे किया, और माइनस का जिस टाइम पे हमारे पास सिग्नल ने रिसीवर ने उस सिग्नल को रिसीव किया, तो T2 बड़ा होगा और T1 छोटा होगा हमारे पास। तो इन दोनों टाइम पीरियड के बीच का जो डिफरेंस है उसको अगर हम
स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो डिस्टेंस है वो हमारे पास सूडो रेंज मिलती है हमारे पास सैटेलाइट के एंटीना और ग्राउंड रिसीवर जो है हमारे पास उसके बीच का जो एंटीना के बीच का जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट होता है। हम मान के क्या चलते हैं कि उस पॉइंट और सैटेलाइट के बीच का डिस्टेंस है हमारे पास, ठीक है। बट ये जो टाइम होता है वो एक्यूरेट नहीं रहता है क्योंकि सैटेलाइट के ऊपर हमारे पास हाईली प्रिसाइज क्लॉक्स लगी हुई हैं, रेडियम और सीजियम वाली हमारे पास है। बट जीपीआर रिसीवर पर इतनी प्रिसाइजली क्लॉक्स नहीं होती, उन दोनों के बीच का जो सिंक्रोनाइजेशन होता है वो काफ़ी टफ होता है हमारे पास, तो उसकी वजह से एरर इंट्रोड्यूस हो सकता है हमारे पास। उसी टाइम करेक्शन फैक्टर को मॉडिफाई करने के लिए, करेक्ट करने के लिए हमारे पास फोर्थ सैटेलाइट और फोर्थ इक्वेशन की जरूरत पड़ती है हमारे पास, ठीक है। तो जीपीएस सैटेलाइट और जीपीएस रिसीवर के बीच का जो डिस्टेंस है इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ टाइम दैट इट टेक्स द रेडियो सिग्नल टू ट्रेवल फ्रॉम सैटेलाइट टू द रिसीवर। तो हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है हमारे पास रेडियो वेव 3 × 10⁸ है हमारे पास मीटर पर सेकेंड। So if amount of time it takes for the signal to travel from the satellite to the receiver is known, the distance from the satellite to the receiver can be determined. Simple formula, distance is equal to speed into time. If the exact time when the signal was transmitted and the exact time when it was received are known, the signal's travel time can be determined. उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा? ट्रेवल टाइम हो जाएगा। In order to this, the satellites and receivers use very accurate clocks. तो जो क्लॉक्स है हमारे पास वो एक्यूरेट होनी चाहिए सैटेलाइट और रिसीवर के बीच में, जो कि सिंक्रोनाइज्ड होती हैं, विच आर सिंक्रोनाइज्ड सो डैट दे जनरेट द सेम कोड एट एग्जैक्टली द सेम टाइम, ठीक है। तो कोड सेम हमारे पास जनरेट हो जिससे कि जो क्लॉक्स है वो सिंक्रोनाइज होना चाहिए सैटेलाइट की और रिसीवर्स की। अब हमें फोर्थ सैटेलाइट की क्यों जरूरत पड़ती है? जैसे हम बार बार बोल रहे हैं टाइम करेक्शन फैक्टर के लिए पड़ती है, उसको देख लेते हैं हमारे पास कि ओनली 3 मेजरमेंट्स टू ट्रायंगुलेट और 3D पोजिशन। हमने देखा कि एक्स वाई जेड 3 ही हमारे पास अननोन है, तो 3D पोजिशनिंग के लिए 3 पॉइंट की जरूरत है और 3 ही अननोन्स हैं, तो 3 सैटेलाइट की जरूरत पड़ेगी। और ट्रायंगुलेशन मेथड में हमने देखा कि 3 डिस्टेंस से हम अपनी पोजिशन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यू मस्ट बी थिंकिंग दैट जीपीएस नीड अ 4th सैटेलाइट टू प्रोवाइड अ 3D पोजिशन। तो 4th सैटेलाइट की जरूरत क्यों पड़ती है? उससे पहले एक चीज देख लेते हैं कि अलमैनिक डेटा कंटेन्स द अप्रॉक्सीमेट पोजीशंस ऑफ द सैटेलाइट, क्योंकि इसमें हम क्या एफएमआरएस एरर को मिला देते हैं तो एक्यूरेट पोजीशन हो जाती है हमारे पास, और उससे जो लोकेशन कोऑर्डिनेट की इंफॉर्मेशन है हमारे पास वो एक्यूरेट हो जाती है सैटेलाइट की। द डेटा इज कॉन्स्टेंटली बीइंग ट्रांसमिटेड एंड इज स्टोर्ड इन द जीपीएस रिसीवर्स मेमोरी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, सैटेलाइट जो है वो हर एक टाइम पीरियड पर सैटेलाइट को जो सिग्नल है हमारे पास उसको ट्रांसमिट करता रहता है, और रिसीवर जो है वो डेटा को कलेक्ट करता है और उसको अपनी मेमोरी में सेव कर लेता है फ्यूचर को रेफरेंस के, ठीक है। तो हमें फोर्थ सैटेलाइट की क्या जरूरत पड़ती है उसको देख लेते हैं फिर से कि 3 मेजरमेंट्स कैन बी यूज टू लोकेट अ पॉइंट assuming the GPS receiver and satellite clocks are precisely and continually synchronized, ठीक है। तो अगर हम ये मान लेते हैं कि जीपीएस के रिसीवर की जो क्लॉक है और सैटेलाइट क्लॉक जो है वो एक दूसरे से कंटिन्यूसली सिंक्रोनाइज है और दोनों बहुत प्रिसाइजली एक्यूरेट है हमारे पास, तो इससे क्या होगा कि दिस अलाउज द डिस्टेंस कैलकुलेशन टू बी एक्यूरेटली डिटरमाइंड। तो जो D1 डिस्टेंस, D2 डिस्टेंस और D3 के सीधे रेंजेस निकाल रहे थे, D2 रिसीवर और सैटेलाइट के बीच का डिस्टेंस, तो वो एक्यूरेटली कैलकुलेट होगा हमारे पास। अनफॉर्चुनेटली लेकिन ऐसा नहीं होता है। इट इज़ द इम्पॉसिबल टू सिंक्रोनाइज दी टू क्लॉक, क्योंकि हाईली प्रिसाइज क्लॉक मीडियम फ्यूजन वाली क्लॉक जो होती हैं वो किसके अंदर होती है? सैटेलाइट में फिट होती हैं, बट रिसीवर में ये चीज़ नहीं होती है वहाँ पर। तो दोनों को सिंक्रोनाइज करना बहुत इम्पॉसिबल है वहाँ पर, सिंस द क्लॉक्स इन द जीपीएस रिसीवर आर नॉट सो एक्यूरेट एज द वेरी प्रिसाइज एंड एक्सपेंसिव एटॉमिक क्लॉक्स इन द सैटेलाइट। तो जब जो डिस्टेंस कैलकुलेशन होता है सैटेलाइट और रिसीवर के बीच में वो इनएक्यूरेट होता है हमारे पास, और उसी को एक्यूरेट करने के लिए टाइम करेक्शन फैक्टर को फाइंड आउट किया जाता है हमारे पास, ठीक है। क्योंकि उसी टाइम से हम डिस्टेंस या फिर उन दोनों के बीच का जो कितना एरर आ रहा है डिस्टेंस में वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो द जीपीएस सिग्नल ट्रेवल फ्रॉम द सैटेलाइट टू द रिसीवर्स वेरी फास्ट एज so if the two clocks are off by only a small fraction, the determined position data may be considerably distorted. तो हमें पता है कि जो नैनो सेकेंड की एक्यूरेसी अचीव करता है हमारे पास सैटेलाइट्स पर जो क्लॉक्स रहती है हमारे पास, अगर थोड़ा सा भी स्मॉल फ्रैक्शन भी अगर वेरिएशन है उसमें डेविएशन है एरर है हमारे पास, तो बहुत ज़्यादा पोजीशन का जो डेटा है कैलकुलेशन
डिस्टेंस का वो वहाँ पर वेरी कर सकता है और बहुत ज़्यादा अपनी लोकेशन इन्फॉर्मेशन में भी डिस्टॉर्टेड कर सकता है हमारे पास, ठीक है। तो वही टाइम करेक्शन फैक्टर को या फिर एक्यूरेट पोजीशन या एक्यूरेट डिस्टेंस कैलकुलेट हो हमारे पास सैटेलाइट और रिसीवर के बीच में, उसी को करेक्टिफाई करने के लिए हमारे पास 4 सैटेलाइट की ज़रूरत पड़ती है। अब आपको क्यों पड़ती है, इसमें आप देख सकते हो कि टाइम करेक्शन फैक्टर है TC, 4 अननोन, ठीक है। 3 अननोन तो हमें पता ही है कौन कौन से हैं, XYZ 3D पोजिशनिंग के लिए, ठीक है। बट ये जो फोर्थ है हमारे पास टाइम करेक्शन फैक्टर है, इसके लिए हमारे पास 4 सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है। जो हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं कि फॉर्मूले में देखेंगे तो ये है हमारे पास फॉर्मूला, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले भी समझा था कि 4 सैटेलाइट्स है हमारे पास, और चारों सैटेलाइट्स का जो पोजिशन डेट, जो उसकी कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन है कि उस ऑर्बिट के अंदर उस सैटेलाइट की क्या पोजिशन होगी जिस टाइम पे हमारे पास रिसीवर ने सिग्नल को रिसीव किया है। क्योंकि इसमें जो टाइम करेक्शन फैक्टर है TT1 और TR1, ये रिसीविंग का करेक्शन फैक्टर वो है, टाइम पीरियड है, और ये हमारे पास ट्रांसमिशन का है हमारे पास। तो ये दोनों क्या सिंक्रोनाइज होने चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है हमारे पास, इसलिए टाइम करेक्शन फैक्टर की जरूरत पड़ती है। तो ये हमने क्या डिस्टेंस कैलकुलेट किया एक सैटेलाइट से, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है, X1 Y1 और Z1 है, ठीक है। X1 Y1 Z1 ये हमारे पास नेविगेशन मैसेज में इंफॉर्मेशन पता रहती है हमारे पास। T1 और T2 ये हमारे पास ऑलरेडी पता है हमारे पास, क्योंकि किस टाइम पे वो सिग्नल ट्रांसमिट हुआ और किस टाइम पे हमारे पास सिग्नल रिसीव हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन पता है। तो इस टाइम पीरियड से जो है, टाइम डिफरेंस से जो ट्रेवल टाइम हो गया इन दोनों टाइम पीरियड का डिफरेंस, उसको हमने मल्टीप्लाई किया स्पीड ऑफ लाइट, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड रहती है। इससे हमारे पास सूडो रेंज या डिस्टेंस कैलकुलेट हो गया सैटेलाइट और रिसीवर के बीच का, ठीक है। तो ये D1 कैलकुलेट हो गया। अब इस D1 डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम X1 Y1 Z1 जो कोऑर्डिनेट्स हैं XYZ, इसका भी यूज करके निकाल सकते हैं। तो X1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस Y1 माइनस Y2 का Y का होल स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट करेंगे हम, तो आपको क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा। तो स्पीड ऑफ लाइट इंटू टाइम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ X1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस Y1 माइनस Y का होल स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z का होल स्क्वायर। अब ये जैसे कि दोनों सैटेलाइट जो क्लॉक्स हैं रिसीवर और सैटेलाइट की, वो सिंक्रोनाइज नहीं होती हैं एक्यूरेटली, तो ये टाइम करेक्शन फैक्टर है हमारे पास, ठीक है। ऐसे ही अब आपको 4 अननोन हो गए TC X Y और Z। तो 4 अननोन के लिए आपको 4 सैटेलाइट से 4 डिस्टेंस, और 4 डिस्टेंस के हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट्स हर एक सैटेलाइट का, जो कि हर एक नेविगेशन में से जो डिफरेंट होता है हर एक सैटेलाइट्स का, उसके अंदर इंफॉर्मेशन ये कैरी की जाती है हमारे पास, ठीक है। तो ये सिंपल सा प्रिंसिपल है जीपीएस का, जो ट्राइलेट्रेशन कॉन्सेप्ट को यूज करता है हमारे पास। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर भी मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये जो 4 इक्वेशंस हैं इंपॉर्टेंट है और सिंपल है, इसमें बस आपको समझना है कौन सी चीज़ क्या है। तो आप देख सकते हो कि XYZ जो है वो और TC जो है वो 4 अननोन्स है हमारे पास, जिसमें से XYZ जो है वो रिसीवर्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, या फिर हमें जिस पॉइंट की लोकेशन इन्फॉर्मेशन या 3D पोजीशन चाहिए वो चीज़ है हमारे पास। और TC जो है वो टाइम करेक्शन फैक्टर है फॉर द जीपीएस रिसीवर्स क्लॉक, ठीक है। और इसके अंदर जो C है, स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। TT1 TT2 TT3 TT4 कौन से हमारे पास, जिस टाइम पे सैटेलाइट उस सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा है हमारे पास, सैटेलाइट 1 सैटेलाइट 2 सैटेलाइट 3 ये सैटेलाइट 4 उसके रेस्पेक्ट में, ठीक है। ट्रांसमिटर देयर सिग्नल्स दीज टाइम्स आर प्रोवाइडेड टू द रिसीवर एज पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन डेट इज ट्रांसमिटेड। तो ये सिग्नल स्ट्रक्चर के अंदर नेविगेशन मैसेज कैरी करता है हमारे पास। सिमिलरली हमारे पास TR1 TR2 TR3 और TR4 ये हमारे पास ऑलरेडी जिस टाइम पर रिसीवर जो है वो जो सिग्नल है उसको रिसीव करता है वो टाइम पीरियड है, ठीक है। और रिसीव अकॉर्डिंग टू द इनएक्यूरेट जीपीएस रिसीवर क्लॉक। इनएक्यूरेट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि टाइम करेक्शन फैक्टर की जरूरत पड़ती है इसके लिए, क्योंकि सिंक्रोनाइज नहीं रहती है हमारे पास दोनों क्लॉक्स एक दूसरे से। अब यहाँ पे X1 Y1 Z1 X2 Y2 Z2 हो गया, X3 Y3 Z3 X4 Y4 Z4, ये जो हमारे पास है वो क्या कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन है। जैसे सैटेलाइट 1 की X1 Y1 Z1 होगी, उस टाइम पीरियड पर जिस टाइम पर सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट हुआ, उस टाइम पर ऑर्बिट के अंदर उसके सैटेलाइट की कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन क्या है, वो हमारे पास X1 Y1 Z1 है, और ये नोन होती है हमारे पास, ठीक है। तो these coordinates are provided to the
receiver as part of the information that is transmitted. The receiver solves these equations simultaneously to determine x, y, z and tc. ठीक है, तो रिसीवर अपनी कैलकुलेशन करता रहता है और एक्स वाई जेड टीसी को कैलकुलेट करता है और फिर उसको यूज करके एक्स वाई जेड की इंफॉर्मेशन जो एक्यूरेट मिलती है हमारे पास उसको प्रोवाइड करता है। अब जैसे कि हम देखते हैं कि जितने टाइम पीरियड के लिए हम जीपीएस रिसीवर का यूज करते हैं उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी हमें अचीव होती रहती है, क्योंकि जो सैटेलाइट जो होती हैं वो रिवॉल्व करती रहती है, अपने ऑर्बिट के अंदर मूव करती रहती हैं। तो ये जो रिसीवर है वो तो अपनी पोजीशन पे फिक्स है, तो सैटेलाइट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट इसके कांटेक्ट में आती हैं, फिर ये अपना नेविगेशन मैसेज का यूज करके अपना डिस्टेंस कैलकुलेट करता है और उसी डिस्टेंस को कैलकुलेट करके अपनी एक्स वाई जेड को मॉडिफाई करता रहता है और एक्यूरेसी अचीव होती रहती है हमारे पास। ठीक है, तो ये सिंपल सा बेसिक जीपीएस ऑपरेशन का प्रिंसिपल है हमारे पास। अगर इसमें कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट कर सकते हैं हमारे पास। ठीक है, अब जैसे जीपीएस रिसीवर और उसके डेटा फॉर्मेट्स के बारे में समझ लेते हैं। अब जैसे हमें पता है जीपीएस रिसीवर क्या करता है, हमारे पास जो सैटेलाइट से सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है उसको रिसीव करता है और अपनी पोजीशन जैसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और अल्टीट्यूड जो होता है उसको कैलकुलेट करता है हमारे पास। ठीक है, 3D पोजीशन को निकालता है हमारे पास। तो ये जो जीपीएस रिसीवर्स हैं वो हमारे पास किस बेसिस पे हमारे पास क्लासीफाई होते हैं, नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज के बेसिस पर भी होते हैं हमारे पास। जैसे रिसीवर कितना ट्रैक कर सकता है, कितनी नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज को ट्रैक कर सकता है। जैसे सिंगल फ्रिक्वेंसी कोड रिसीवर हो गया, सिंगल फ्रिक्वेंसी करियर स्मूथेड कोड हो गया हमारे पास, सिंगल फ्रिक्वेंसी कोड एंड करियर रिसीवर्स हो गया, डुअल फ्रिक्वेंसी रिसीवर्स हो गया हमारे पास। तो ये 4 तरीके के हमारे पास जीपीएस रिसीवर्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी डेट इट कैन ट्रैक हमारे पास। अब देखो रिसीवर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है हमारे पास। एक एंटीना होता है हमारे पास ट्यून टू द सैटेलाइट फ्रिक्वेंसीज, एक प्रोसेसर होता है और हमारे पास इन मोस्ट कंज्यूमर यूनिट्स कीपैड एंड डिस्प्ले नेविगेशनल इंफॉर्मेशन टू द ऑपरेटर। तो हमारे पास एक डिस्प्ले सिस्टम भी रहता है जो कि इंफॉर्मेशन को ऑपरेटर को नेविगेट करता है हमारे पास। ठीक है, जीपीएस रिसीवर कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द लेवल ऑफ एक्यूरेसी। तो जीपीएस रिसीवर जो है जैसे हमने देखा पी कोड जो उसको मतलब रिसीव कर सकते हैं वो स्पेशल टाइप ऑफ रिसीवर्स होते हैं और वो हाईली एक्यूरेट रहते हैं हमारे पास। तो दो चीज़ पे जीपीएस रिसीवर क्लासिफाइड किए जाते हैं, एक तो वो कितना नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज को ट्रैक कर सकता है और दूसरा हमारे पास उसकी एक्यूरेसी वो कितना अचीव कर सकता है। ठीक है, तो सी बाई ए कोड रिसीवर इनकी एक्यूरेसी ज़्यादा नहीं रहेगी हमारे पास। दिस टाइप ऑफ रिसीवर प्रोवाइड्स 1 to 5 मीटर जीपीएस एक्यूरेसी विद डिफरेंशियल करेक्शन विद एन ऑक्यूपेशन टाइम ऑफ 5 सेकेंड। अगर आप कहीं पर भी 5 सेकेंड के लिए अपना सी बाई कोड रिसीवर को रख रहे हो तो आपको 1 से 5 मीटर तक की एक्यूरेसी देखने के लिए मिलेगी। करियर फेज रिसीवर ये और एक्यूरेट रहेंगे हमारे पास। दिस टाइप ऑफ रिसीवर प्रोवाइड 10 to 30 सेंटीमीटर जीपीएस पोजीशन एक्यूरेसी विद डिफरेंशियल करेक्शन आपको। तो जैसे हमने देखा कि अगर आप कोड से डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हो, सूडो रेंज कैलकुलेट कर रहे हो, तो वो हमारे पास लेस प्रिसाइज होती है एज कम्पेयर टू द करियर फेज मेजरमेंट से। ठीक है, तो ये जो रिसीवर होते हैं करियर फेज वाले वो मतलब एक्यूरेट रहते हैं हमारे पास, जो 10 से 30 सेंटीमीटर की एक्यूरेसी अचीव करते हैं हमारे पास। और डुअल फ्रिक्वेंसी रिसीवर्स होते हैं। दिस टाइप ऑफ रिसीवर प्रोवाइड सब सेंटीमीटर मतलब मिलीमीटर तक आपको एक्यूरेसी देखने के लिए मिलती है, जीपीएस पोजीशन एक्यूरेसी विद डिफरेंशियल करेक्शन एंड सर्वे ग्रेड एक्यूरेसी हमारे पास। ठीक है, तो ये दो टाइप से रिसीवर्स क्लासीफाई किए जाते हैं हमारे पास। एक तो उसके नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी जो ट्रैक कर सकता है और दूसरा वो जो रिसीवर कितना एक्यूरेसी प्रोवाइड कर सकता है हमारे पास। ठीक है, फॉर्मेट्स ऑफ जीपीएस डेटा कौन कौन से होते हैं। जीपीएस एक्यूरेसी एंड डेटा स्टैंडर्ड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द टाइप ऑफ डेटा बीइंग कलेक्टेड। द फॉलोइंग इज अ ब्रीफ लिस्ट ऑफ द सम स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स ऑफ द डेटा कलेक्शन। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी आप देख लीजिए। राइनेक्स होता है हमारे पास और जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहता है वो राइनेक्स रहता है हमारे पास, और जो जीपीएस स्टैटिक डेटा फॉर्मेट रहता है जिसको हम बाद में पोस्ट प्रोसेस करते हैं हमारे पास वो एनएमईए होता है हमारे पास। स्टैंडर्ड रिलेटेड टू डेटा कम्युनिकेशन between marine electronic devices, transmission of GPS position from GPS receiver to other devices, GPS receiver to PDA, पॉकेट डिवाइस रहता है हमारे पास। फॉर रियल टाइम पोजिशनिंग RTCM SC104, ट्रांसमिशन और जीपीएस करेक्शन फॉर फ्रॉम जीपीएस रेफरेंस स्टेशन टू जीपीएस रिसीवर के लिए हमारे पास DGPS या RT के सर्वे कहते हैं हमारे पास। एक्यूरेसी ऑफ जीपीएस देखते हैं कि एक तो ये हमारे पास टेक्निक के ऊपर भी डिपेंड करता है कि अगर हम DGPS टेक्निक यूज कर रहे हैं तो ज़्यादा एक्यूरेसी प्रोवाइड करेगा, और कौन सा रिसीवर यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है हमारे पास। ठीक है, तो द एक्यूरेसी ऑफ लेवल within 4 to 20 meters or so of the actual position of the object can be tracked
जब हम नॉर्मल जीपीएस का यूज कर रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि टेक्निक के बेसिस पे होता है, तो उसकी एक्यूरेसी देख लेते हैं कि अगर हम आरटी के रियल टाइम काइनेमेटिक फ्लोट टेक्निक यूज कर रहे हैं तो 20 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक की एक्यूरेसी मिलेगी, और अगर हम रियल टाइम काइनेमेटिक फिक्स्ड आरटी के फिक्स्ड किया यूज कर रहे हैं तो 1 to 5 सेंटीमीटर तक की एक्यूरेसी देखने के लिए मिलती है। जैसे ऑटोनोमस देखेंगे तो 15 to 100 मीटर की एक्यूरेसी अचीव होती है, लेकिन डीजीपीएस टेक्निक यूज करते हैं तो हमारे पास 0.5 से 5 मीटर तक की एक्यूरेसी हमें अचीव हो सकती है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड जीपीएस रिसीवर फॉर सिविल यूज ऑफर एन एक्यूरेसी डाउन टू a few meters. More sophisticated GPS receiver providing an accuracy of few centimeters cost several lakhs. तो जैसे जैसे प्रिसाइजली रिसीवर यूज करोगे वैसे एक्यूरेसी अचीव होगी, लेकिन कॉस्ट भी उसकी बढ़ती रहती है। तो देर आर नॉर्मली यूज फॉर लैंड सर्वे। द रिसीवर्स अचीव एक्यूरेसी ऑफ अप्रोक्सीमेटली 100 मीटर विद द एक्टिवेशन ऑफ सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी। तो जब सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी रहता है तो 100 मीटर तक की एक्यूरेसी अचीव होती है, लेकिन जब सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी जो है वो डीएक्टिवेट है तो हमारे पास 15 मीटर तक की एक्यूरेसी देखने के लिए मिलती है हमारे पास, ठीक है। तो ये जो एक्यूरेसी है वो एक तो नंबर ऑफ सैटेलाइट्स कितनी कॉन्टैक्ट में है हमारे पास रिसीवर के साथ, और कितने टाइम के लिए हम उसको रख रहे हैं, और हमारी जो पोजीशन है और सैटेलाइट की जो पोजीशन है, बहुत सारे फैक्टर्स पर मतलब कि ये जो एक्यूरेसी है वो डिपेंड करती है हमारे पास, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी चीज़ें देखेंगे। आज हमने देखा कि जीपीएस का जो ऑपरेशन है उसका प्रिंसिपल क्या है हमारे पास, और आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने जो टर्मिनोलॉजीज आज सीखी हैं वो हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और गेट एग्जाम में हमने जैसे प्रीवियस ईयर्स का जितना भी एनालिसिस किया है, काफ़ी क्वेश्चन इस लेक्चर से पूछे जाते हैं वहाँ पर। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं हमारे पास, जिसका लिंक जो आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अपनी गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी ज्योमेट्रिक्स गैलेक्सी के साथ करते रहिए। थैंक यू।